नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक बार फिर अमेरिका में कोरोना के नंबर्स बढ़ते दिख रहे हैं। बीते 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 1000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर घंटे अमेरिका में 42 मौतें कोरोना के कारण हुई। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और नजर आ रहा है कि संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। मार्च के महीने के बाद पहली बार अमेरिका में इतने बड़े पैमाने पर कोरोना के कारण मौतें दर्ज की गई हैं। आपको बताते चले, अमेरिका में कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 1017 लोगों की जान चली गई है। अमेरिका में कोरोना महामारी के कारण अब तक कुल 6,30,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। आपको बताते चले, अमेरिका पूरी दुनिया में कोरोना से हुई मौतों में नंबर 1 रहा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लोगों को दोबारा मास्क लगाने की अब जरूरत पड़ने लगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में कोरोना को नया वेरिएंट डेल्टा कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर के कई देशों में संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अमेरिका में केस बढ़ने के साथ अस्पतालों में बेड्स की कमी देखने को मिल रही। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बाइडेन सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उसे इस कोशिश में सफलता हासिल नहीं हुई। तो नालंदा में दिन दहाड़े एक युवती पर एसिड अटैक हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उसको पटना रेफर कर दिया गया है। घटना बिहार शरीफ के लहेरी थाना क्षेत्र की। युवती बुधवार दोपहर बहन के साथ शॉपिंग करने गई थी, तभी सर्किट हाउस के पास एक बदमाश ने चेहरे पर एसिड फेंक दिया। आपको बताते चले, एसिड शरीर पर गिरते ही युवती जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर लोग एकत्रित हुए। पीड़िता की फुफेरी बहन ने बताया है कि दोनों खरीदारी करने बाजार जा रही थी। घर से कुछ दूर पहुंची ही थी कि सर्किट हाउस के पास एक अज्ञात बदमाश ने वो हम दोनों के आगे आकर खड़ा हो गया। जब तक हम लोग कुछ समझ पाते तब तक उसने मेरी बहन के ऊपर एसिड फेंक दिया। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले और बदमाशों की गिरफ्तारी करे। लोगों का यह भी कहना है कि मामला शायद प्रेम प्रसंग का हो सकता है। पुलिस इस मामले की जांच करे और बदमाश को पकड़कर कड़ी सजा दे। तो बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए बुधवार को पूछा कि नीतीश सहयोगी हैं या फिर प्रधानमंत्री। आपको बताते चले, नरेंद्र मोदी के गुलाम है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। आपको यहां पर यह भी बताते चले कि यादव का यह बयान तब आया जब उसने जाति आधारित जनगणना पर टिप्पणी करने को कहा। राजद जाति आधारित जनगणना की जिस तरीके से मांग की जा रही है, आपको बताते चले 4 अगस्त से प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे ताकि जाति आधारित जनगणना के बारे में बात की जा सके, लेकिन पीएम के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने का समय ही नहीं है। नीतीश कुमार सहयोगी हैं या फिर पीएम के गुलाम। राजद नेता ने बुधवार को राज्य में राजद के विस्तार को लेकर झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने कहा कि पार्टी में का काम सुनिश्चित करने के लिए हर महीने के तीसरे रविवार को झारखंड का दौरा करूंगा। पिछली बार हमने कम अंतर से कुछ सीटें गंवाई थी। हमने मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। तेजस्वी ने बताया कि संजय यादव झारखंड में राजद के प्रधान महासचिव हैं। प्रधानमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए राजद नेता ने कहा, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य में एक भी केंद्रीय समिति नहीं भेजी गई। पीएम ने बिहार में बाढ़ संकट से मुंह मोड़ लिया। तो यूपी बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की तारीफ करने वाले नेताओं को खरी खोटी सुनाई। स्वतंत्र देव सिंह ने तालिबान का समर्थन करने वाले नेताओं को चेतावनी दी। दरअसल सपा सांसद ने, आपको बताते चले, शफीकुर रहमान जो है, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमामी भी, इन दोनों ने मिलकर के, आपको बताते चले, तालिबान की तारीफ की थी। तालिबान आतंकियों के पक्ष में बयान दिया। स्वतंत्र देव ने इसी को लेकर दोनों पर निशाना साधा। स्वतंत्र देव ने एक ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो लोग आतंकवादियों के शुभचिंतक बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आखिर हैं कौन। आपको बता दें कि बुधवार को AIM-PLB के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमामी ने तालिबान को जीत की मुबारकबाद दी। इतना ही नहीं, नोमामी ने तालिबान को सलाम भी किया। नोमामी ने, आपको बताते चले, तालिबान को लेकर कहा कि हिंदी मुसलमान आपको सैल्यूट करता है। नोमामी ने तालिबान के पक्ष में बयान जारी करते हुए तालिबान को सलाम भी किया। वहीं इससे पहले सपा सांसद शफीकुर बर्क तालिबान की तुलना
स्वतंत्रता सेनानियों से कर चुके हैं। हालांकि उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की जा रही है और उनके इस बयान पर यूपी पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय इलाकों में अगले 48 घंटे में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला जोशीमठ मलारी हाईवे आज 6वें दिन भी बंद रहा है। लंबे समय से हाईवे बाधित होने से नीति घाटी के ग्रामीणों की जिंदगी ठहर सी गई है। बुधवार को एनडीआरएफ ने आवाजाही बहाल करने के लिए हाईवे किनारे बह रही धौली गंगा में नाव के संचालन का प्रयास किया, लेकिन आपको बताते चलें नदी के तेज बहाव के कारण यह सफल नहीं हो सका। अब एनडीआरएफ की टीम भी चट्टान से भूस्खलन रुकने का इंतजार कर रही। प्रशासन नीति घाटी के गांवों में हेलीकॉप्टर से राशन व अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाने की तैयारी कर रहा है और मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि बारिश के दौरान लोग घरों से बाहर न निकले। मौसम विभाग की ओर से राजधानी दून व आसपास के इलाकों में तेज गर्जना के साथ 1-2 दौर की बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के बाद बात शिक्षा की कर लेते हैं। तमिलनाडु में स्कूल 1 सितंबर से फिर से खोले जाएंगे। पहले कहा जा रहा था कि तमिलनाडु के स्कूल को फिर से खोलने पर फैसला 20 अगस्त के बाद लिया जाएगा, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 सितंबर से राज्य में 50% क्षमता के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल खोलने का प्रस्ताव दिया गया। इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने मानक संचालन प्रक्रियाएं एसओपी भी जारी करती है, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। तमिलनाडु स्कूल खोलने के लिए कई शर्तें रखी गई, जैसे कि शिक्षक और स्वास्थ्य कर्मचारी अगले सप्ताह से अनिवार्य स्वास्थ्य जांच से गुजरेंगे। एलिजिबल स्टूडेंट्स और कर्मचारियों को आपको बताते चले वैक्सीनेशन करवाना होगा और अगर उनमें कोई भी कोरोना के लक्षण दिखाई देंगे उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश में क्रिकेट का भविष्य भी सवालों के घेरे में आ चुका है। अफगानिस्तान में हालात हर गुजरते दिन के साथ बेहद गंभीर हो रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब अफगानिस्तान में बदल रहे हालातों को लेकर एक्टिव हो गया है। आपको बताते चले कि रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने अफगानिस्तान पर पूरी नजर बना रखी है। दुबई में स्थित आईसीसी दफ्तर काबुल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। एसीबी की सबसे बड़ी चुनौती देश में महिला क्रिकेट को बचाए रखना है। 2020 में 25 महिला खिलाड़ियों को पहली बार केंद्रीय अनुबंध में शामिल किया गया था। आईसीसी महिला क्रिकेट की एक सूत्र ने कहा है कि वहां बड़ा बदलाव हुआ और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एसीबी को पता है कि आईसीसी का पूर्ण सदस्य होने के लिए राष्ट्रीय महिला टीम का होना बेहद जरूरी है, लेकिन हाल की स्थिति को देखते हुए काफी अनिश्चितता है। आईसीसी महिला क्रिकेट समिति की सदस्य लीजा स्थालेकर ने कहा है कि जहां तक अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट का सवाल है, हमें इस बारे में आईसीसी से कोई जानकारी मिली ही नहीं। अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान पहले ही पूरे मामले पर चिंता जता चुके हैं। राशिद खान और मोहम्मद नबी का हालांकि आईपीएल में खेलना तय माना जा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात के बीच अफगानिस्तान की टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले पाएंगे या नहीं, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रोहतक जिले के गांव निंदाना निवासी दीपक नेहरा ने रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया। दीपक ने 97 किलो भार में यह मुकाबला जीता है, जिसमें उन्होंने हंगरी के खिलाड़ी को हराकर मेडल देश के नाम किया। अब इस जीत के बाद दीपक के पूरे गांव में खुशी की लहर और उनके स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परिवार और ग्रामीणों के मुताबिक दीपक की बचपन से ही खेलों में रुचि रही है और आपको बताते चलें 6 साल की उम्र में वह अखाड़े में दांव आजमाने लग गए थे। दीपक के पिता जो हैं वो आपको बताते चले सुरेंद्र गांव में खेती करते थे। इससे पहले दीपक नेशनल खेल चुका है और वह रूस में हुई जूनियर वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में खेलने के लिए तैयार है। दीपक की इस उपलब्धि पर अकेडमी संचालक एवं कोच अजय व जय भागन लाठन ने उसे 51,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दे दिया है। इस बारे में नेहरा खाफ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप नेहरा ने आपको बताते चले बताया है कि यह उनके लिए बहुत अच्छी बात है और उन्होंने देश के नाम जो है अपना मेडल दिया है और उनका स्वागत भव्य तरीके से किया जाएगा।
पटना में एक ऐसा भवन है जहां 5 कमरों में 3 सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 3 शिफ्ट में स्टूडेंट्स आते हैं, क्लास भी फर्स्ट पर चलती है। कार्यालय का रिकॉर्ड तो गुरुजी झोले में लेकर चलते हैं। इतना ही नहीं, शिफ्ट के हिसाब से क्लास के लिए अलग अलग स्कूलों की चार्ट बिछाती है। कोरोना काल में स्कूलों की अव्यवस्था सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। पटना के गांधी मैदान कुर्जी रोड पर गोसाई टोला में प्राथमिक विद्यालय का भवन है। इस छोटे से मंजिला भवन में कुल 6 कमरे हैं। भवन काफी पुराना है, इस कारण से कमरे भी हवादार नहीं हैं। दिन में ही अंधेरा छा जाता है, बच्चों को पढ़ने और खेलने में काफी दिक्कत होती है। 6 कमरों में एक कमरे में एक विद्यालय के प्राचार्य का कब्जा है। संबंधित विद्यालय के टीचर के लिए बैठने तक की पूरी व्यवस्था नहीं। एक स्कूल का कार्यालय बच्चों की क्लास में ही चलता है, जबकि एक के पास कोई कार्यालय ही नहीं है। 16 अगस्त से स्कूल खुला है, इस कारण से अभी बच्चों की उपस्थिति कम है। संख्या बढ़ते ही समस्या शुरू हो जाएगी।